गुड मॉर्निंग साथियों, टारगेट सिलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है वह है करंट प्लस स्टैटिक जीके प्लस मॉडर्न हिस्ट्री साइंस, सभी चीज को एक साथ हम आपके बीच रखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ हम करंट से लेके चलते हैं दोस्तों, करंट इससे संबंधित जितने स्टैटिक जीके बनेंगे वो भी आपके बीच कुछ ही मिनटों में हम रख देंगे साथियों। तो चलते हैं, पहला है ओलंपिक विथी, हाल ही में चर्चा में आया दोस्तों। ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड ये किस राज्य या यूटी से की परियोजना का हिस्सा है? तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड जो है दोस्तों ये दिल्ली की परियोजना का हिस्सा है। इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें होगा क्या, ध्यान रखिएगा, इसमें 900 मीटर सड़क पर जो ओलंपिक विजेता है, ओलंपिक विजेता होंगे उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी दोस्तों। उनकी क्या लगाई जाएगी? प्रतिमा लगाई जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ओलंपिक भी थी, मतलब ओलंपिक के जितने विजेता है उनके जो प्रतिमा है वो लगाए जाएंगे इस सड़क पर। इसी परियोजना का नाम है दोस्तों ओलंपिक विथी, हाल ही में चर्चा में आए हुए हैं। तो चलते हैं ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हमको जानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक है दोस्तों, ये ओलंपिक को रेगुलेट कौन करता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे रेगुलेट करता है। अगर ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 6 अप्रैल 1896 में इसकी शुरुआत होती है ओलंपिक की दोस्तों। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसका कौन सा क्रम है? आइए सभी टोक्यो ओलंपिक का आपके साथ रख रहे हैं दोस्तों, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं आपका। तो सबसे पहले अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक, तो इसका जो क्रम था दोस्तों, कौन सा क्रम था ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसका क्रम था 32वां क्रम था दोस्तों। कौन सा क्रम था? 32वां क्रम था, ये आपको ध्यान में रखनी है। और अगला बात अगर करें तो ये हुआ कहाँ दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक, तो आपको पता होगा टोक्यो में। कहाँ दोस्तों? टोक्यो कहाँ है दोस्तों? जापान में। ये ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वो कहाँ? जापान के टोक्यो शहर में हुआ। इसमें कौन से क्रम का खेल चला दोस्तों? 32वां क्रम का। इसमें भारत जो है कितने पदक जीते, कौन से रैंक में है, ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो ये 4 वर्ष के बाद होता है, आपको पता होगा। टाइम 4 वर्ष बाद होता है। टोक्यो ओलंपिक जो होता है ये 4 वर्ष बाद होता है। यानी अंतराल की बात करें समय की तो 4 वर्ष होता है। और टोक्यो ओलंपिक का अगर बात कर लें, शुभंकर दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मेराई तोबा। क्या है दोस्तों? मेराई तोबा इसका जो है शुभंकर है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है तो आप बताइएगा मेराई तोबा जो है इनके शुभंकर हैं। और बात कर ले इसका जो सॉन्ग है दोस्तों, थीम सॉन्ग की बात कर लें तो इसका थीम सॉन्ग क्या है आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि थीम सॉन्ग जो है ये मोहित चौहान ने गाया था। और मोहित चौहान का ये थीम सॉन्ग जो है सबसे थीम सॉन्ग की बात कर लें, टोक्यो ओलंपिक जो थीम सॉन्ग है दोस्तों वो है लक्ष्य तेरा सामने है। कितना बढ़िया सॉन्ग है दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है। इसे गाया कौन दोस्तों? इसे मोहित चौहान ने गाया, ये भी आपको माइंड पे रखना है। मोहित चौहान, इन्होंने ये सॉन्ग गाया था, लक्ष्य तेरा सामने है। और अगर बात कर लें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक है, भारत का जो रैंक है वो कितना है दोस्तों? 48 है, मतलब 48वां नंबर पर ये भारत है टोक्यो ओलंपिक में। इसके पदक की बात कर लें
तो पदक जो है भारत की दोस्तों याद रखिएगा, कुल पदक ऐसे याद कीजिए, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 कांस्य है। टोटल 7 पदक है दोस्तों इंडिया का। अब इसमें सभी खिलाड़ी के नाम हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 7 ही खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए पदक लाए हैं, और 7 खिलाड़ी के नाम एक ही बार में हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का खेल क्या था दोस्तों? भारोत्तोलन। याद रखिएगा, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है मीराबाई चानू। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये चीज आपको काफी ध्यान में रखनी है दोस्तों। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछे कि किस खेल से संबंधित है तो आप बताइएगा भारोत्तोलन से। और सिल्वर से, ये सिल्वर पदक लाए थे दोस्तों। सिल्वर पदक, कौन सा पदक दोस्तों? सिल्वर पदक लाए थे। और ये टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक लाने वाली भारत की शेरनी मीराबाई चानू है दोस्तों। अगला बात कर लें दूसरा नाम दोस्तों, जैसे मीराबाई चानू है उसी तरह उसके बाद पीवी सिंधु का बात कर लें। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का खेल बैडमिंटन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है बैडमिंटन। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, पदक भी आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई चानू का जो पदक है दोस्तों वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो अभी जो टोक्यो ओलंपिक लाए वो क्या है? कांस्य है। कौन सा पदक दोस्तों? कांस्य। अगला नाम देखते हैं, जैसे हो गया मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, और एक जो इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों उसे ध्यान रखिएगा, लवलीना बरगोहन। लवलीना बरगोहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम आप हमेशा ब्रेन पे रखिएगा, क्योंकि लवलीना बरगोहन जो है इसका अगर खेल पूछा जाए दोस्तों किस खेल से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है ये बॉक्सिंग से है। किससे दोस्तों? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से है। और कौन सा पदक जीता था इन्होंने तो आप ध्यान रखिएगा कि लवलीना बरगोहन जो है, बरगोहन, ये कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य। तो ये मीराबाई चानू पहला पदक भारोत्तोलन में सिल्वर से, पीवी सिंधु बैडमिंटन कांस्य, लवलीना बरगोहन बॉक्सिंग कांस्य लाए दोस्तों। ये 3 रहा और बचे हमारे पास 4 आपके यहाँ लिख रहे दोस्तों। अगला स्लाइड में बने रहिएगा, सभी चीज एक ही साथ आपको कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे बात कर ले दोस्तों, भारत की हॉकी टीम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 41 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। बात करते हैं रवि दहिया की, जो हरियाणा के हैं दोस्तों। उन्होंने कुश्ती में सिल्वर लाए, सिल्वर जीते। और नीरज चोपड़ा आज की डेट में से कौन नहीं जानते दोस्तों? नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए क्या लाए दोस्तों? गोल्ड लाए। क्या लाए दोस्तों? गोल्ड, स्वर्ण पदक लाने वाले मात्र भारत के शेर नीरज चोपड़ा। और अगर बात कर ले नीरज चोपड़ा की दोस्तों, इन्होंने खेल इसका पूछा जाए तो भाला फेंक, याद रखिएगा भाला फेंक है। और कितना दूर फेंका था दोस्तों? 87.58 मीटर। इतना दूर लंबा भेद किया था इन्होंने, किसने? नीरज चोपड़ा ने। और भारत के लिए गोल्ड लाए। और बात कर लें बजरंग पुनिया की, तो बजरंग पुनिया कुश्ती में दोस्तों इन्होंने कांस्य लाए। तो टोटल कितना पदक है दोस्तों? 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 कांस्य। ये ध्यान में आप रखिएगा। भारत का रैंक 48वां था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में। ये रही सभी टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके बीच दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा, आगे बने रहिएगा दोस्तों। आगे फिर अगला क्वेश्चन, अगला आपके बीच करंट का है दोस्तों। वो करंट है दोस्तों कि आरबीआई द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। मतलब आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 से 18 फरवरी के बीच ये क्या मनाएंगे दोस्तों? वित्तीय साक्षरता
साक्षरता सप्ताह मनाए जाएंगे। यानी वित्तीय साक्षरता सप्ताह की बात करें तो ये मनाने जा रहा है आरबीआई 14 से 18 फरवरी के बीच। इसका उद्देश्य का अगर बात कर ले दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह ही मनाने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला उद्देश्य बनता है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना मतलब डिजिटल जो होता है ना दोस्तों, कोई भी चीज आप डिजिटल कर रहे हैं उसमें लेन देन को बढ़ावा देना। जैसे इसका थीम जो रखा है, इसका थीम जो है दोस्तों वो है गो डिजिटल गो सिक्योर, मतलब डिजिटल में जाइए और सिक्योर रहिए। डिजिटल काम कीजिए दोस्तों, मतलब हर चीज, और सिक्योर हो जाइए, मतलब डिजिटल में क्या सिक्योरिटी है। इसका बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने 14 से 18 फरवरी तक वो क्या मनाने जा रहे हैं, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने जा रहे हैं। चलते हैं आरबीआई की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना जो होती है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है आपको पता होगा दोस्तों, अधिनियम 1934 में, अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। इसकी स्थापना आपको पता होगा दोस्तों कि आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 को होती है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना जो होती है किस आयोग की सिफारिश पर होती है, ये आयोग भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बनता है दोस्तों। यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और अगर बात कर ले आरबीआई के पहला गवर्नर जो बने थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, आरबीआई के पहला गवर्नर यहां लिख देते हैं, फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे, ऑसबॉर्न थे दोस्तों, याद रखिएगा ऑसबॉर्न। ये जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ऑसबॉर्न का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 याद रखिएगा, कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को भी। अभी शक्तिकांत दास जो है दोस्तों, शक्तिकांत दास ये जो गवर्नर है कौन से क्रम के हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ये 25वें क्रम का गवर्नर बने शक्तिकांत दास। तो ये क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में है कि 14 से 18 फरवरी को आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने जा रही है दोस्तों। अब 14 फरवरी तो ये डेट तो आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, वैलेंटाइन डे, क्योंकि इसी दिन आप कहीं चलिए और क्या बताएं इसके बारे में, दिन आप ध्यान में रखिएगा। और एक अच्छा डेट आ रहा है 14 फरवरी को, इसरो ने 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रही है। चलिए उसके बारे में फिर जानते हैं अगला स्लाइड पे दोस्तों। आइए दोस्तों, तो आगे 14 फरवरी 2022 को इसरो 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 लॉन्च करेगी। अब इसरो जो है दोस्तों 14 फरवरी को ही देखिएगा, उसी दिन अब एक 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रही है, EOS-04 को लॉन्च करने जा रही है। ये डेट तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि 14 फरवरी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। उसी दिन चलिए आप रॉकेट में जा रहे हैं, और वो किससे लॉन्च करेगा इसको ये जानना है दोस्तों, किस प्रेक्षण यान मतलब किस रॉकेट से लॉन्च करेंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो EOS-04 है दोस्तों, ये PSLV-C-52 से लॉन्च करेगी इसरो दोस्तों। इसरो की बात कर ले तो इसरो की स्थापना होती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। अब जैसे स्थापना होती है तो इसरो में होता क्या है कि स्थापना होने के बाद इसका जो आपका क्या बोले, जो कोई उपग्रह जो होता है लॉन्च किया जाता है, वो एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, और भी रॉकेट को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले PSLV का नाम आपको कंफ्यूजन डालेगा कि PSLV C-52 C-51 ये क्या है। P से दोस्तों जानिएगा पोलर है, S से सैटेलाइट, L से लॉन्चिंग, B से व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसका फुल नेम है दोस्तों PSLV का। अगर बात कर ले
PSLV-C11 से किसका लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो जो चंद्रयान फर्स्ट है ना, चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया था PSLV-C11 से। 11 चंद्रमा को लॉन्च किया दोस्तों, है ना, फर्स्ट। अगर PSLV-C25 का बात करें तो मंगलयान को लॉन्च किया दोस्तों। इस PSLV-C25 से मंगलयान को लॉन्च किया। और PSLV-C37 याद रखिएगा ध्यान में, इससे 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था और एक रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों इसरो ने। लेकिन हुआ क्या कि ये तो रिकॉर्ड बना दिए, अब हाल ही में आ गया फाल्कन 9 जो है, ये एक साथ 143 उपग्रह को लॉन्च करके इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब फिर ये नए सर्च में लगे हुए हैं दोस्तों। आगे जल्दी PSLV-C51 बात करें, ये एमेजोनिया उपग्रह को भेजा था दोस्तों, इससे जो ब्राजील के थे एमेजोनिया उपग्रह को PSLV-C51 से भेजा था। इस तरह आपको PSLV-C52, PSLV-C11, PSLV-C25, PSLV-C37, PSLV-C51 सब आपके साथ है दोस्तों। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको छपेगा दोस्तों। आगे बात कर, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसरो का दोस्तों कौन है? सोमनाथ दोस्तों। कौन है? सोमनाथ अभी इसरो की अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन में, तब तक बने रहिएगा, नोट करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है दोस्तों। आगे पहला कारण जो बनाया दोस्तों सॉरी, मानव तस्करी को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन आहट शुरू की? ऑपरेशन आहट। देखिए मानव तस्करी में होता क्या है, मानव तस्करी में जैसे महिला, बच्चे या मानव अंग का क्रय विक्रय होता है दोस्तों। अगर मानव तस्करी की बात करें, चलिए बात करते हैं मानव तस्करी ये है क्या। तस्करी में जो होता है मानव अंग, महिलाओं, बच्चों के क्या होता है दोस्तों? क्रय विक्रय होते हैं। इसे रोकने के लिए हाल ही में ऑपरेशन आहट शुरू किए गए हैं। ये आपका रेलवे जो RPF है दोस्तों, कहा जाए उसको रेलवे सुरक्षा बल, इन्होंने शुरू की है ऑपरेशन आहट। अगर ऑपरेशन आहट की बात कर ले तो इसे शुरू करने वाले कौन है दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल। इसे शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, जिसके तहत मानव तस्करी को रोका जा सकता है। अगर बात कर ले दोस्तों, अभी हाल ही में RPF जो है इसका नाम कर दिया गया है RPFS, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो 2 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना होती है। और हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में इसकी हेड क्वार्टर है दोस्तों। तो रेलवे सुरक्षा बल इन्होंने ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। और एक है दोस्तों, और एक याद रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन अमानत जो है यह भी रेलवे सुरक्षा बल का है दोस्तों। ऑपरेशन अमानत आपसे पूछा जाए ये किससे संबंध है? ऑपरेशन अमानत, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी रेलवे सुरक्षा बल का है दोस्तों, सुरक्षा बल का। और एक याद रखिएगा जो BSF ने चलाया था उसको भी ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो ये आपका सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। तो ये रहा आपके बीच सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर साइंस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कुछ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ले लेते हैं। आइए दोस्तों, साइंस का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच रख रहे हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको फंसाता है दोस्तों। कोशिका भित्ति मात्र पादप कोशिका में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये पादप और जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि ये जो पादप कोशिका भित्ति है ये पादप में ओनली रहते हैं,
और कोशिका झिल्ली दोनों में, पादप और जंतु में। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस, बिजली घर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण का काम कौन करता है दोस्तों, किडनी करता है। किडनी की इकाई क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, नेफ्रॉन। अगर बात कर ले जो कोशिका का जो लासोसोम होता है, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली की बात कर ले, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आत्मघाती थैली, ये हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को दोस्तों, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा, ये क्वेश्चन आपको देता है क्वेश्चन दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो होता है जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, बड़ा संघ है सबसे, आर्थ्रोपोडा। अब आगे एक बात कर लेते हैं, पीएच पैमाने जो है ये किसने दिया दोस्तों, उसका नाम रखिएगा सोरेनसन। क्या नाम रखिएगा दोस्तों, सोरेनसन ने पीएच पैमाना दिया। अगर बात कर ले पीएच का दोस्तों, तो 7 जो होता है ये होता है उदासीन। उदासीन पीएच मान अगर 7 हो जाए तो क्या है, उदासीन। जब हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर घटते जाए दोस्तों तो एसिड हो जाएगा, बढ़ते जाए तो 4 हो जाएगा। सिंपल है ना दोस्तों। अगर बात कर लें रक्त का पीएच मान दोस्तों, तो कितना आपको पता होगा, 7.4, ये रक्त का पीएच मान होता है। इस तरह साइंस के कुछ क्वेश्चन आपके ब्रेन पे, माइंड पे रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। प्रत्येक क्लास को आप अटेंड कीजिए। हर चीज करंट, स्टडी, जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हर चीज हम एक ही क्लास में आपको इंक्लूड कर देंगे दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो सके और आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय। वेट कीजिए कल का क्लास के लिए। धन्यवाद।